गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में आज से हम नया चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है और यह तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है और उसी के दिशा में ही यह दोलन गति करता है। यहाँ पर सबसे पहले हम टॉपिक है हमारा विस्थापन धारा। विस्थापन धारा को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैसे ही हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा था कि यदि हम किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो हमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो मैक्सवेल ने यह सोचा, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर हमको प्रेरित धारा मिलता है तो क्या हम विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन जब करें तो हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा कि नहीं। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र हमको प्राप्त होना चाहिए। तो उन्होंने एक यहां पर इस परिपथ के जरिए इसे समझाया है, इस प्रयोग को किया है। इस परिपथ में हम यह हमारा चालक तार है जो कि बैटरी से कनेक्ट है, यह संधारित्र है। ठीक है, यहाँ पर जब इस बैटरी का धनावेश है इसे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस संधारित्र के अंदर वाले भाग पर धनावेश और ऋण के कारण इस चालक के इस प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। यहाँ पर एम्पियर का प्रति नियम कहता है कि निर्वात में किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। निर्वात में किसी परिपथ के किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात BDL इक्वल टू I म्यू नॉट, जहां पर म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। यहां पर इसमें जब धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। माना इस चालक किसी बिंदु पर हम चालक पर कोई एक बिंदु लेते हैं और इससे हम कोई r दूरी पर एक कोई डिस्टेंस पर हम एक अन्य बिंदु लेते हैं। क्या बिंदु लिया मैंने S। इस बिंदु पर यदि हम क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का कल्पना करें तो यह इस रूप में होगा, इस प्रकार लूप के रूप में हमको प्राप्त होता है। यह हमारा प्लेट P1 है, यह हमारा प्लेट P2 है। ठीक है, वैसे ही एक बिंदु हम यहाँ पर दोनों प्लेटों के मध्य कल्पना करेंगे तो यहाँ पर भी हम एक लूप का निर्माण करते हैं। ये हम करते हैं S2 लूप का कल्पना हम कहते हैं। तो हम यह कहेंगे कि S1 लूप पर एम्पियर के
परिपथीय नियम से क्या होगा, फाई बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टी। टी समय पर यदि हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यह S1 लूप पर एम्पियर के परिपथी नियम से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होगा। वैसे ही यदि हम S2 लूप के लिए S2 लूप में एम्पियर के परिपथीय नियम से फाई बी डी एल इक्वल टू होगा हमारा म्यू नॉट आई। लेकिन यहां पर हम देखें इस S1 लूप पर तो चालक तार होने के कारण धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस S2 लूप पर तो कोई चालक तार है ही नहीं, तो यहां पर तो कुछ धारा प्रवाहित होगा ही नहीं, इसलिए इसका जो मान होता है यह हम लेते हैं 0 के बराबर लेंगे। एम्पियर के परिपथी नियम से S1 लूप और S2 लूप पर धारा प्रवाहित होना चाहिए था, लेकिन यहां पर यह पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसी मतलब विडंबना को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि धारा प्रवाहित करने पर बैटरी पर इस क्या बोलते हैं संधारित्र के सिरों पर जो आवेश उत्पन्न होता है, जितना भी आवेश एकत्रित होता है, तो इस आवेश के कारण इस S2 लूप पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। मैक्सवेल ने यह निष्कर्ष निकाला कि S2 पर प्रवाहित धारा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होगा, या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण इस S2 पर धारा प्रवाहित होगा, जो कि संधारित्र में एकत्रित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पर धारा परिवर्तित धारा है, मतलब विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तात्पर्य है कि विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो जो धारा उत्पन्न होगा हमारा, इसे हम कहते हैं आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यह है हमारा डी फाई ई बाई डी टी। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण यहाँ पर जो धारा उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विस्थापन धारा, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम विस्थापन धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। माना संधारित्र का क्षेत्रफल A है, संधारित्र पर आवेश Q हो, तो प्लेटों के मध्य प्रवाहित या प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत
क्षेत्र जो होगा वह होगा हमारा E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां सिग्मा का मान होता है आपका Q अपॉन A के बराबर होता है। सिग्मा हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात में विद्युत चुंबकशीलता कहते हैं, या निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, यहां पर सिग्मा का जो मान है इसे हम रखते हैं तो हमको प्राप्त होता है E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इसको मैं यहाँ पर यदि पक्षांतर करूं तो मुझे मिलेगा E एप्सिलॉन नॉट A या AE एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q। AE जो है इसे हम कहते हैं चूंकि फ्लक्स के इक्वल होगा या हमारा यहाँ पाई E इक्वल टू होता है EA। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू जो होगा एप्सिलॉन नॉट पाई E एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। और हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, तो यहाँ पर विस्थापन धारा जो है, विस्थापन धारा ID जो होगा वह होगा डी क्यू बाई डी टी के इक्वल। तो ID का जो मान है यह हमें मिलेगा, Q का मान हम रखेंगे समीकरण, यहां से Q का मान रखते हैं तो हमको मिलेगा डी पाई ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टी। आई डी इक्वल टू हमको प्राप्त होगा E0 डी फाई ई बाई डी टी। ये हमारा विस्थापन धारा का व्यंजक है। अतः मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपथी नियम को संशोधित करके एक दूसरा नियम दिया, जिसे एम्पियर मैक्सवेल या का परिपथी नियम कहते हैं। इसके अनुसार मैक्सवेल ने बताया कि इस चालक पर जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसे हम चालन धारा कहेंगे, जिसे हम IC से शो करते हैं। यह है हमारा चालन धारा। और प्लेटों के मध्य जो धारा प्रवाहित होता है वह इसके विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए हम इसे विस्थापन धारा कहते हैं। इसे हम शो करते हैं ID। यह है हमारा विस्थापन धारा। अतः इसने जो नियम दिया कि यह BDL इक्वल टू होगा म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID। इस परिपथ में प्रवाहित कुल जो धारा है वह इसके इक्वल है। यहाँ पर यदि हम म्यू नॉट को निकालें तो हम लिख सकते हैं IC प्लस ID। और ID का मान हमने पढ़ा है, ID जो है वह होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, तो एम्पियर ने यहां पर पहला निष्कर्ष निकाला फैराडे के नियम से, जो कि होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर के इक्वल होता है। अतः प्रत्येक समय के साथ
परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। और दूसरा नियम निकाला यहां से, इसने कहा VDL इक्वल टू होगा म्यू नॉट I C प्लस E फाई E वाई dt। और समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अतः परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम का निष्कर्ष है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैसे ही परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हम यह कह सकते हैं कि त्वरित आवेश जो होता है वह परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और यही विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत यह दोलन करते हैं। इसी तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यहाँ पर जो डार्क जो लाइन दिख रहा है यह विद्युत क्षेत्र है जो कि एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है अपना एक्स अक्ष के अनुदिश है। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिख रहा है यह चुंबकीय क्षेत्र है जो कि वाई अक्ष के अनुदिश है। ये इस प्रकार विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये वाई अक्ष के अनुदिश है और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत या दोलन कर रहे हैं, वो भी समान कला में दोलन कर रहे हैं। ठीक है।